ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की खबर आ चुकी है, फाइनल हो चुकी है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ की दरें घटा दी गई है। लेकिन इन दरों को घटाने की क्या कीमत चुकानी पड़ी है भारत को, उसको लेकर आज संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संसद में जोरदार नारेबाजी हो रही है, लगातार सरेंडर मोदी के नारे लग रहे हैं और संसद की कार्रवाई भी बाधित हो रही है, स्थगित हो रही है। बार बार सरकार से जवाब मांगा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि भारत सरकार के फैसलों की घोषणा आखिरकार अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों कर रहे हैं। जिस ट्रेड डील का जश्न मोदी जी और उनके एनडीए के सहयोगी, उनकी मीडिया मना रही है, मोदी जी को माला पहनाई जा रही है एनडीए की मीटिंग में, वो ट्रेड डील भारत के किसानों पर कितनी भारी पड़ सकती है। सरकार ने क्या एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के किसानों का क्या होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जिन पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, देश की संसद में हंगामा हो रहा है और देश भर में इस पर हंगामा खड़ा हो रहा है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, अमेरिका और भारत की डील को लेकर, ट्रेड डील को लेकर के, जिसको लेकर बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी, आज उस पर आखिरकार जो है मुहर लग गई है। और उस मुहर लगने के बाद जिस तरीके से भारत में हंगामा देखने को मिल रहा है, भारत की संसद में देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले संसद में क्या हुआ, उस पर विपक्ष क्या कह रहा है, वो दिखाते हैं। इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सर, जो ट्रेड डील को लेकर के बातचीत हुई, आपने देखा कि कल से ये हंगामा चल रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने फोन किया और आखिर में ट्रेड डील पर फाइनल बातचीत हो गई और इसका ऐलान किया जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने। और सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, फिर विदेश मंत्री की तरफ से और वाणिज्य मंत्री की तरफ से इसका इस पर सहमति जो है वो दिखाई गई और उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। लेकिन इसकी जो डिटेल्स अमेरिका के राष्ट्रपति ने शेयर की है और भारत के वाणिज्य मंत्री ने शेयर की है, वो बहुत डराने वाली, क्योंकि अगर ये सही है तो भारत को न केवल इकोनॉमी पर इस डील का बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, बल्कि भारत के एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सेक्टर पर भी, किसानों के लिए भी बहुत बुरी खबर ये लेकर आएगा। तो सबसे पहले इस ट्रेड डील को लेकर के जो ऐलान किया है ट्रंप ने, जो टैरिफ घटाया गया है और उसके पीछे जो उनकी मंशा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जय संविधान। देखिए निधि, आपको अगर याद होगा, कई पहले के डिस्कशंस में मैं ऑलरेडी ये बात कह चुका हूं और मैं आपसे कह चुका हूं कि ट्रेड डील होगी और टैरिफ हटेगा, और वही हो गया। देखिए, मैंने ये भी बताया था आपको, एक पोर्टस मॉडल होता है मैनेजमेंट का, बड़ा फेमस मॉडल है, बड़ा जनरल मॉडल है, जो एमबीए के सारे स्टूडेंट्स को पता है। उसका जो चौथा और पांचवा पॉइंट होता है, 5 पॉइंट पोर्टस मॉडल होता है, उसका चौथा और पांचवा पॉइंट है वो लागू हो रहा है। उसका मतलब ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेन कौन कर रहा है, किसका अपर हैंड है, जो सेलर है उसका अपर हैंड है या जो बायर है उसका अपर हैंड है।
अगर मान लीजिए सेलर का अपर एंड है तो अपनी टर्म्स पे डील कराएगा, बायर का अपर हैंड है तो अपनी डील पे कराएगा। तो आपको ये देखना है, कभी कोई इंडस्ट्री आपको खड़ी करनी है या दुकान खड़ी करनी है तो आप ये देखिएगा कि आपके पास वेदर यू हैव न्यूमरस बायर्स एंड यू कैन चूज वेयर टू सेल। अगर ऐसा है तो आपके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास एक ही आदमी है जो आपका बायर है और वो आदमी अगर अपनी चॉइस बदल लेता है या आपसे नहीं खरीदने का निर्णय लेता है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो हुआ आपने देखा कि अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो आप यूरोप में गए। अब मानी बात है कि अगर आप मजबूरी में यूरोप में जा रहे हैं तो यूरोप के बायर्स को तो पता है ना कि इंडिया इज अंडर प्रेशर, क्योंकि अमेरिका में माल महंगा हो गया, अमेरिका में नहीं बेच पा रहा है, तो यूरोप में आया है जस्ट टू सेल इज प्रोडक्ट। तो वो दाम तोड़ेंगे और दाम तोड़ेंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये देखिए, जो ट्रेड डील चल रही थी यूरोप के अंदर हो गई, पहले यूरोपियन यूनियन से हो गई, अब अमेरिका से हो गई। ये ट्रेड डील बहुत दिनों से चल रही थी, बल्कि पहले की ट्रेड डील को 2013 में मोदी जी ने अपोज किया था। क्योंकि देखिए, अब सवाल ये उठता है कि किसने इस डील से फायदा उठाया और किसने इससे नुकसान उठाया। भाई देखिए, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इट इज बेनिफिशियल टू बोथ। होना यही चाहिए कि डील ऐसी हो जो भारत और अमेरिका और भारत और यूरोप के बीच में भारत को भी फायदेमंद हो, यूरोप को भी फायदेमंद हो और अमेरिका को भी फायदेमंद हो। लेकिन इस डील के अंदर हुआ क्या? पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं यूरोपियन मॉडल पे कि यूरोप से अगर 2.5 लाख कारें महंगी आप मंगाएंगे और टैरिफ कम कर देंगे तो 2.5 लाख जब महंगी कारें सस्ती होके आ जाएंगी तो लोग विदेशी कार खरीदेंगे, अपने देश की महंगी कारें कैसे बिकेंगी? वही चीज अमेरिका। अच्छा, अब क्या मुश्किल क्या हो गई थी बीजेपी की पिछले एक हफ्ते से? ट्रेड डील तो 1 साल से चल रहा है। पीयूष गोयल साहब अमेरिका बैठे हुए हैं, बहुत प्रयास हो रहा था, ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था कि एग्रीकल्चर पे हम समझौता नहीं करेंगे और गोदी मीडिया ने उसको बड़ा प्रशंसा भी मोदी जी की थी। अब जब ये ट्रेड डील हो गई, इस ट्रेड डील में हुआ क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया? पहली तो बात उसने कही कि मोदी जी का फोन आया था। देखिए, फोन कौन करता है? जो बार्गेन नहीं कर पाता। भाई यही तो होता है कि हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट। आंखें झपकता कौन पहले है? जो झपकता है इसका माने वो हार गया। तो दोनों आंखों में आंखें गड़ाए खड़े हुए थे। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम खड़े हुए थे, अमेरिका के साथ भी खड़े हुए थे, दोनों जगह हमने ट्रेड डील कर ली। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मोदी जी का फोन आया और मोदी जी ने कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेंगे। तो इसका माने 25% तेल के दाम तो बढ़ गए। रुपया आपका ऑलरेडी वीक हो चुका है तो आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा और फिर सरकार टैक्स बढ़ा के हम लोगों पे महंगाई का बोझ डालेगी और इनकम बढ़ नहीं रही, नौकरियां मिल नहीं रही और महंगाई और बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको बताइए 2-3 महीने पहले कपास पे इंपोर्ट ड्यूटी भारत ने कम कर दी थी। अब मानी बात है कि कपास अगर सस्ता अमेरिका से भारत के अंदर डंप होगा तो भारत के अंदर कपास की खेती तो बहुत ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में होती है, पंजाब में होती है, राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है। तो जो कपास के खेत कृषक हैं उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई पहले अगर प्राइस डिफरेंशिएटर 5 रुपए का था और अमेरिका का माल जो है वो 5 रुपए सस्ता हो जाएगा तो लोग अमेरिका का माल खरीदेंगे। अच्छा, फायदा किसको होगा इससे? इंपोर्ट ड्यूटी घटने से निधि इंडस्ट्री को। भाई इंडस्ट्री को तो फायदा हो गया। पहले वो अगर कपास हिंदुस्तानी कपास खरीदते थे तो किसानों को तो फायदा होता था, लेकिन इंडस्ट्री को महंगी कपास मिलती थी। अब वो अमेरिका से आएगा, कम दाम पे आएगा, सस्ता आएगा, तो इंडस्ट्री अमेरिकन कपास खरीदेगी और भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि मक्के पे भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने कम कर दी है। अब मक्का भी एक बहुत ज्यादा ऐसी क्रॉप है जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा किसान पैदा करते हैं, तो कपास भी हो गया और मक्का भी हो गया जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी और वो डंप कर देंगे अपना माल, सस्ता हो जाएगा, लोग उनसे खरीदेंगे और उसके बाद उससे प्रोसेसिंग करके वो अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके प्रोसेसिंग करेंगे, इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा और किसान को नुकसान हो जाएगा। फिर ये बताए हॉर्टिकल्चर में साहब बादाम है, अखरोट है, सेब है। पहली मेरी डिबेट्स में ऑलरेडी ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, ये होगा और ये होगा और गोदी मीडिया शाम को यही चलाएगा कि ट्रेड डील में मोदी जी ने टैरिफ कम करा दिया। लेकिन टैरिफ मैंने बल्कि 3 दिन पहले पब्लिक इंडिया में एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था जब टैरिफ है तो हमें नुकसान है और टैरिफ हटेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा।
ये वही स्थिति है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी परेशानी में है, यूरोप की इकोनॉमी परेशानी में है, उनके यहाँ कंजम्पशन हो नहीं रहा है, उनके यहाँ उनको डेट सर्विस करने में परेशानी हो रही है। तो उन्हें एक ऐसा मार्केट चाहिए था जहां पे परचेजर्स ऑलरेडी बैठे हुए हों, लार्ज स्केल में बैठे हुए हों, जहां कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और वो ना हो, और वो अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को भी आपके यहाँ बेचेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी बेचेंगे, हॉर्टिकल्चरल प्रोजेक्ट को भी बेचेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स को भी बेचेंगे, और भारत का किसान बर्बाद होगा। लेकिन इस बर्बादी में अभी 6 महीने का टाइम लगेगा, तब तक मोदी जी को टाइम मिल गया। भाई एक तो होता है ना कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस को इनकर करें। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिशियन एंड ए स्टेट्समैन? What is the difference between a politician and a statesman? Politician is who thinks about near term, and statesman is who thinks about long term. जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, he was a statesman. उन्हें भारत को बनाना था, उन्हें जुमले नहीं देने थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी। उन्होंने IITs बनाए, IIMs बनाए, सेल बनाया, ONGC बनाया, भागला नंगल डैम बनाया, उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जैसे एक 25 साल के बाद का एक हिंदुस्तान की नींव स्थापित हो, उन्होंने की, बिकॉज ही वॉज ए स्टेट्समैन। मोदी जी क्या करते हैं, अब इन्हें 6 महीने का टाइम मिल गया। 6 महीने तक गोदी मीडिया बताएगा कि देखिए मोदी जी ने फोन किया, मोदी जी ने कहा टैरिफ कम कर दो, ट्रेड डील कर लो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया क्योंकि वो विश्व गुरु हैं। वास्तविकता यह है 6 महीने के बाद आपको ये पता चलेगा, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करके आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में इनवाइट किया है, और अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील करके आपने भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता किया है। लेकिन इसको समझने में 6 महीने लगेगा। और शेयर मार्केट आपने देखा परसों बहुत ज्यादा गिरा था, कल थोड़ा सा बढ़ा था, आज बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया का मतलब क्या है? और सबसे ज्यादा शेयर किसके बढ़े? सबसे ज्यादा शेयर किसके बढ़े? सबसे ज्यादा शेयर बढ़े अडानी जी के। और ये डील क्यों की गई? देखा था कि मार्केट बहुत गिरा हुआ है, बजट बहुत वाहियात बजट आया है, लोग सेल करने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, मार्केट गिरता चला जा रहा है, मार्केट के अंदर मैसेज गलत जा रहा है। तो ये ट्रेड डील का समझौता करके, और अब गोदी मीडिया इसको प्रोजेक्ट करता, मार्केट को 4% बढ़ा दिया और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। ये जो ट्रेड डील हुई है केवल अडानी जी के लिए हुई है, अडानी जी के फायदे के लिए हुई है, और अडानी जी की इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा, और बाकी किसानों का भविष्य बहुत ज्यादा धूमिल हो जाएगा। परमेश्वर की कृपा है कि मैं किसान नहीं हूं। बिल्कुल सर, ये वाकई में बहुत हैरानी की बात है कि जिस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है कि 50% टैरिफ से घटा करके 18% कर दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर राजी हो गए हैं अब कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे या वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो पॉइंट ये है कि हम क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रूस से तेल हम सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि हमें तेल सस्ता मिल रहा था, इसलिए खरीद रहे थे कि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका नहीं था, रूस ही था जो एक सुरक्षा कवच बना था भारत के लिए। और इसीलिए अभी दिसंबर में ही, कुछ महीने पहले, रूस के राष्ट्रपति भी भारत आए थे, और जो संबंध है वो कितने गहरे हैं हम सब जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि भारत अब अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। ये हम कैसे खरीदेंगे? हमारा तो बजट ही इतना नहीं, हमारा तो बजट ही $583 बिलियन का है, तो फिर हम ये बोझ कैसे उठाएंगे? भाई वही तो मैं आपसे कह रहा था कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए ट्रेड डील देखा था कि इस समय लोहा गर्म है और वार कर दूं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी नाम आ गया है, कुछ डांस वांस करने की सुना है बात हो रही है, और यहाँ भी जो नरवणे साहब ने कह दिया है उसमें भी मोदी जी वीक विकेट में हैं। तो मोदी जी ने एक एडवांटेज लेने के लिए, 6 महीने का एक टाइम लेने के लिए, गोदी मीडिया को एक मौका देने के लिए ट्रेड डील कर लिए। अब ये बताइए, अगर रूस से हमें तेल मिल रहा था $45 पर बैरल का, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस $60 पर बैरल के हैं, तो क्या अमेरिका और वेनेजुएला हमें $45 पे देगा या $60 पे देगा? तो $15 पर बैरल का 25% का नुकसान हम क्यों झेल रहे हैं? फिर उसके बाद बताइए, जो टोटल ट्रेड है, अमेरिका का एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ, वो करीब $750 बिलियन का है। तो अगर $550 बिलियन का एडिशन करना चाहता है वो, इसका मतलब करीब करीब अपना एक्सपोर्ट भारत को डबल करना चाहता है।
अच्छा, आप क्या चीज बेचते हैं उनको? आप जो चीज बेचते हैं वो कमोडिटीज बेचते हैं, और कमोडिटीज वो बेचते हैं जैसे लेदर गुड्स आप बेचते हैं, तो लेदर गुड जो है वो बेसिकली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। कोई भी डेवलप्ड नेशन अपने आप टैनरी नहीं लगाना चाहता। आपके कानपुर में टैनरी लगी हुई है और सारा पानी दूषित होता रहा है, पूरी गंगा हमारी मैली होती रहती है, क्योंकि टैनरी लगाने के लिए अमेरिका यूरोप तैयार नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है भारत में तुम टैनरी लगाओ यार, गंदा करो अपने पानी, हम क्यों करें। अच्छा, इसके अलावा जो आप चीजें बेचते हैं वो आपसे पहले भी आप बेच रहे थे, टेक्सटाइल बेच रहे थे, रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे थे। कपास अब अमेरिका से सस्ता आएगा और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, लेकिन किसानों को नुकसान होगा। तो वास्तविकता में टर्म्स जो अभी तक बात हो रही थी, हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट, तो इंडिया हैज ब्लिंक्ड द आई फर्स्ट, जो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे हम बार्गेन करें और अमेरिका को अपने टर्म्स में, आज भी अगर मोदी जी टर्म से बात कर लें कि अगर $60 का इंटरनेशनल प्राइस है, $45 हमें रूस से मिल रहा था, चलिए आपसे बात कर ली हमने, आपकी बात मान ली, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे, लेकिन आपको $45 पे देना होगा, वो अमेरिका नहीं मानेगा। फायदा क्या हुआ फिर? आपको तो नुकसान ही नुकसान हुआ। बिल्कुल सर, इसीलिए इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है, उनके जो बयान है वो सुनवाते हैं। किसानों के हितों का सौदा जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। थैंक यू। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत खलिहान के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ, और अब एक बार फिर जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या
मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है। इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने जवाब भी मांगा, हिसाब भी मांगा, बहिर्गमन भी किया। तो सर यहाँ पर एक जानकारी और है कि केसी वेणुगोपाल ने जो है वो स्थगन प्रस्ताव दिया है, ये कहते हुए कि पहले हमें इन सारी चीजों की आप जानकारी दीजिए, पहले इस पूरे मामले पर आज संसद में बहस हो, उसके बाद ही बाकी चीजों पर बहस हो, क्योंकि 50% टैरिफ भारत पर लगाया था अमेरिका ने, सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगाया था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है और इसका जश्न मनाया जा रहा है। मतलब जिस भारतीय सामान पर कोई टैरिफ नहीं था या 1 या 2% था, उस पर अब 18% टैरिफ है और अभी भी उसका जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए 50 से 18 पर तो आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो भारत का सामान होगा उस पर 0% टैरिफ होगा, जबकि जो अमेरिका का सामान होगा उस पर 18% टैरिफ। ये कैसे इतनी जो बड़ी बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब संसद में विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो डील की जो पूरी लिखित शर्तें हैं वो अब तक संसद और जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई। अगर डील इतनी ही फायदेमंद है तो बहस से इतना डर क्यों है, और 0% से 18% टैरिफ लगाना उपलब्धि कैसे हो गया। और क्या भारत के पास जो वेनेजुएला के भारी क्रूड को रिफाइन करने की पूरी तकनीक है, और अगर नहीं है तो क्या ये फैसला आर्थिक नुकसान नहीं करेगा? नहीं है, तकनीक तो है। रिलायंस इंडस्ट्री का जो जामनगर का प्लांट है उसमें इसकी तकनीक है और किसी के पास नहीं है, केवल अंबानी जी के पास है, तो वो भी अंबानी जी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका होता कौन है कि आप 25% महंगा तेल खरीदेंगे और उसको प्रोसेसिंग में भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, लेकिन क्योंकि ट्रम्प चाचा कह रहे हैं आपको मानना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये पता चला है कि एप्स्टीन में करीब 50 जगह और नाम है, अभी तो एक ही जगह नाम आया है। लेकिन ये बात देखिए निधि, आप लिख के रख लीजिए और ये आपके दर्शक श्रोता जो भी देख रहे हैं वो लिख के रख लें। 6 महीने के अंदर त्राहिमाम हो जाएगा किसानों के, फसल का दाम उनको नहीं मिलेगा, फसल के दाम टूटेंगे। जब अमेरिकन माल यहाँ डंप होगा, जैसे चाइना अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आधे दाम पे बेचता है, हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ट्रेडिंग कंपनीज बना दिया है, वैसे ही एग्रीकल्चर में होगा। लेकिन इसमें फायदा होगा अडानी जी का, क्योंकि अमेरिका से जो भी माल इंपोर्ट होगा, गेहूं होगा या मक्का होगा या कपास होगा, वो अडानी जी ही लाएंगे। अडानी जी को फायदा होगा, किसानों को और देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, भगवान करे जो मैं कह रहा हूं सच न निकले, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में मुझे लगता है कि आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर से भी भारत के अंदर इनवाइट कर दिया गया है। बिल्कुल सर, ये बात आपने सही कही। और जिस प्रकार से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उनका कोई भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है या फिर उनकी सरकार के पास नहीं है कि सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि भाई हमारे कृषि क्षेत्र का क्या, और आप उसकी बात करते थे कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे। पीएम मोदी कहते थे कि सारा सामान जो है वो आप जो है स्वदेशी खरीदेंगे, जिससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन जब $500 बिलियन का व्यापार करने की बात अमेरिका कह रहा है, तो भारत अमेरिका से अगर इतना सामान खरीदेगा तो जिस पर हम ऑलरेडी सरप्लस में है, तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत कैसे हुआ? नहीं, वही होगा ना, जब कंपटीशन होगा और इतना ज्यादा फॉरेन का माल आ जाएगा तो दाम गिरेंगे और भारतीय किसानों को नुकसान होगा। भाई अमेरिका तो अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। भारत उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने की।
तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में चाइना अपना माल ठूसे जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अब एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और मिल्क प्रोडक्ट्स में अमेरिका अपना माल यहाँ पे ठोकेगा। यूरोप जो है अपनी महंगी कारें बेचेगा, अपना अल्कोहल बेचेगा, अपनी विस्की बेचेगा, और भारत की इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो ये मोदी जी की क्योंकि मजबूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोदी जी हर जगह फंस रहे हैं। जनरल नरवणे में भी फंस रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में भी फंस रहे हैं, पुरानी चीजें भी सारी सामने आ रही हैं, जनता भी उनके खिलाफ होती जा रही है। जैसे कोटद्वार के अंदर घटना हुई थी दीपक के साथ, वैसे ही आज देहरादून में घटना घट गई। देहरादून के अंदर एक मुसलमान नाई वो जो था, उसको 15-20 बजरंग दल के लोगों ने घेर लिया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उनका मुकाबला किया और उनको भगा दिया। अब ये देखिए, वही होता है ना जो पिक्चरों में, मूवीज में आप देखते हैं, 10 गुंडे आते हैं और 2-3 लोगों को हड़का के और पूरे गांव को हड़का के और बंदूक दिखा के चले जाते हैं। लेकिन जब गांव वाले जागते हैं, गुंडों को भागने की जगह नहीं मिलती है। तो आज के तारीख में जैसे वो जो लड़का है दीपक, उसको करोड़ों फॉलोअर्स हो गए हैं इसके पूरे हिंदुस्तान में। बड़े बड़े रेसलर्स उसके यहाँ जा रहे हैं मिलने कोटद्वार में, जितने भी ये जिम ट्रेनर्स हैं वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आंच नहीं आने देंगे हम दीपक को। तो देखिए, सहानुभूति हो गई है। भारत का जो मोहब्बत का हमारा पैगाम था जनता तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, कोटद्वार में भी खुल गई, देहरादून में भी खुल गई, और मुझे आशा है पूरे हिंदुस्तान में ये मोहब्बत की दुकान खुलेगी और नफरत को पैर उठा के, सिर पे पैर रख के भागना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उनका बयान सुनाते हैं कि आखिरकार आज राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो किस प्रकार से फिर से हंगामा हो गया। चेयरमैन, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, so this is, Please table it. Table it, please. Please table it. We will examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, yeah, I have authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister. And sir, I'm once again, please, sir. Once again. Sir. No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech. We are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi,
Sir, please. Sir, Because Parliamentary Affairs Minister when quoted Honorable me. LOP is standing, He quoted me. sir, when Honorable That's why LOP is standing, I want to give a when clarification. Honorable on that. LOP is standing, you are Please allow me speaking. to give a clarification, sir. No, Please allow me. 1 minute. no, sir, when Honorable LOP is 1 standing, minute. you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. No, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. He Sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. Sir, No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let Parliamentary him Affairs continue. He started his I speech. need a let him clarification continue his because speech. Parliamentary Affairs Please, Minister Honorable, quoted me. Honorable, He took my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? This is only for, this house is only for them. What is This this is not for us. What is What this? is this thing? What This you are house is saying? only for Yes, them. letter is there. No, once again. And what you are saying? Mr. Venugopal, kindly be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your word. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. 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 No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? क्या आफत आ गई है? No, not correct. No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the house. There should be a quorum of the house. There should be respect to the chair. तो ये सारा हंगामा हुआ और आज भी राहुल गांधी बोल नहीं पाए। बाहर आके उन्होंने बोला कि सरकार डरती है, हमारी बात नहीं सुनना चाहती और इसीलिए बार बार हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन जिस बात को लेकर हंगामा हुआ कल भी और आज भी, और उसका एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का 1 साल पहले का वायरल हो रहा है, वो भी राष्ट्रपति भाषण के दौरान चर्चा का ही है। जब पीएम मोदी जी एक किताब का जिक्र करते हैं, वो विदेशी किताब होती है कोई, तो फिर माननीय जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो एकदम शांत होकर के सुनते हैं, और जब राहुल गांधी किसी किताब का जिक्र करते हैं तो उन्हें बोलने से रोका जाता है। ये कहाँ का अन्याय है? भाई देखिए, मोदी जी हो, अमित शाह साहब हो, पता नहीं किस किस का, गांधी का, औरंगजेब का, पता नहीं कहाँ कहाँ का रेफरेंस ले लेते हैं और उसको कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। हिस्ट्री के बुक्स पे तो ये लिखा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स बनाई हैं वो तो ऑथेंटिकेटेड है नहीं, लेकिन वो अपना कोट करते हैं। लेकिन जो हमारे ओम बिरला साहब है वो इतने ज्यादा पार्शियल हैं और इतना ज्यादा बायस्ड हैं, जैसे चुनाव आयोग बायस्ड है। भाई देखिए, नरवणे साहब की बात पे अगर खुलेआम बहस हो जाए क्या परेशानी है? भाई नरवणे साहब तो हमारे आदरणीय है ना, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, हमारी आन बान शान है। अगर नरवणे साहब कोई बात कह रहे हैं, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो कोई हो नहीं सकता। एक जेसीओ या छोटा सा बेचारा सिपाही भी देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। लाखों लोगों को लीड करने वाले जनरल नरवणे साहब, जिनका इतना ज्यादा हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, हमारी आन बान शान है, उन्होंने अगर कोई बात लिखी है तो उसमें क्लैरिफिकेशन देकर उसमें बात कराने में नुकसान क्या है? लेकिन नेशनल इंटरेस्ट, अरे यार किताब तुमने रोकी हुई है, जिस दिन पब्लिश होगी अगर तुम उसे पब्लिश होने दोगे लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जितना ज्यादा तुम्हें देश की चिंता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनसे ज्यादा तो नरवणे साहब ने देश की सेवा की है। 40 साल उन्होंने देश के सेना की सेवा की है। वो बात कोई कह रहे हैं तो जनता के सामने आमने तो क्या परेशानी है, फिर उसके बाद डिबेट करेंगे। लेकिन डरते हैं, ये डरते हैं, इनके हाथ से सत्ता छूट रही है, डरते हैं। जैसे दीपक को जाके बजरंग दल के 150 लोगों ने देहरादून से जाके गुंडई की, ये डरते हैं। और दीपक भी
बिल्कुल अपना जाबाज आदमी है, उसने कहा नहीं डरता मैं इनसे। लेकिन हाँ, उसके आंखों में आंसू आए जब उसने कहा कि मेरी माँ रोने लगी और अपनी माँ के लिए मैं डरता हूं लेकिन अपने लिए मैं नहीं डरता। आप उसकी पत्नी को और उसकी बच्ची को गालियां दे रहे हैं, ये तुम्हारे संस्कार है बजरंग दल वालों? कैसे सनातनी हो, कैसे हिंदू हो? और अब सोशल मीडिया में चला रहे हैं वो वहां का नहीं है और वो जो है बाहरी है। अरे बाहरी क्या हिंदुस्तान से बाहरी है? मैंने हमारे देश के लोगों को अच्छा, भीमसेना का मामले में मैं वो कहना चाहूंगा, पूरी भीमसेना उनके साथ खड़ी हुई है। चंद्रशेखर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हम बिल्कुल दीपक के साथ खड़े हैं और हम भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है, लोगों की हिम्मत न टूटे, हम दीपक जैसे जाबाज लोगों को जो अकेले भीड़ से भिड़ जाते हैं, अपने देश के आन बान शान को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हों, उनका समर्थन करें। और दीपक को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, डरिएगा नहीं। ये बुज़दिल लोग हैं और इनको केवल इस बात का डर लग रहा है कि सत्ता जाएगी तब इसके बाद ये क्या करेंगे। वो भंडारी साहब है बजरंग दल के, वो अपना बड़ा गुंडई हाँक रहे हैं। जिस प्रकार की खुले वो नारे लगाते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए लोग दीपक के वहां तक गए और 4 मुकदमे इन्होंने दीपक के खिलाफ दर्ज कर लिए। उन लोगों पे कहते हैं अज्ञात, और दीपक को परेशान करने में लग गए। लेकिन दीपक बेटा, जो भी हो जाए, डटे रहना। तुम्हारे जैसे युवाओं पे देश की आन बान शान टिकी हुई है, झुकना नहीं, और हमें तुम्हें झुकने भी नहीं देंगे। और हम बुढ़े लोग और सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। लेकिन ये अभी नई खबर आ रही है, तुमने पढ़ा होगा, अजीत पवार कार से जाना चाहते थे, वो प्लेन से जाना ही नहीं चाहते थे। वहां भी षड्यंत्र है। तो मैं तो जनरल नरवणे साहब से भी प्रार्थना करता हूं, महाराज प्लेन से मत ट्रेवल कीजिएगा, जीप से भी मत ट्रेवल कीजिएगा। लेकिन कैसे ट्रेवल कीजिएगा भैया, इनके हाथ बहुत लंबे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपने देश की बड़ी सेवाएं की हैं और हम आपका एहसान मानते हैं। बिल्कुल सर, वैसे ट्रैवल तो कोई भी सेफ नहीं है। आप देखते हैं कहीं गाड़ी पलटा दी जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो ये तो सेफ नहीं है फिलहाल। सलाह मान ले तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।